क्या अगर सैलरी कम मिल रही है तो शहर में हिंसा करनी चाहिए? क्या अगर आपको अपनी कंपनी से बोनस, छुट्टी या फिर ओवर टाइम से जुड़ी हुई शिकायत है तो आप पूरे शहर को बंधक बना लेंगे? आज देश में करीब 60 लाख लोगों को बंधक बनाने की कोशिश की गई। सड़क पर हिंसा फैलाई गई, लोगों को आने जाने से रोक दिया गया, जिसके चलते घंटों तक ट्रैफिक जाम लग गया। ये हुआ दिल्ली से सटे नोएडा में, जिस जगह को यूपी का इकोनॉमिक हब माना जाता है। वहां आज सुबह कितने भयानक हालात बन गए थे और क्यों बन गए थे, रिपोर्ट देखिए। ये हिंसा किसी सांप्रदायिक तनाव की वजह से नहीं है और न ही इसके पीछे कट्टरपंथी है। इस हिंसा के पीछे है मजदूर, वो मजदूर जो अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सोमवार की सुबह इन मजदूरों ने यूपी के इकोनॉमिक हब नोएडा का ये हाल कर दिया। नोएडा की अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर सुबह सुबह फैक्ट्री में काम के लिए आए तो फैक्ट्री के अंदर नहीं घुसे, उन्होंने सड़क पर ही इकट्ठा होकर हंगामा शुरू कर दिया। नोएडा फेज 2 में मदरसन कंपनी के पास प्रदर्शनकारी मजदूरों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद गाड़ी ही पलट दी। मजदूरों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, के लिए पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जी मीडिया ने भी प्रदर्शनकारियों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से जो है आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और पुलिस के ऊपर पथराव भी ये किया गया है। ये आप ये देख सकते हैं, ये पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। हम भी खुद भी यहाँ लोगों से कहेंगे कि पथराव ना करे। ओए पथराव मत करो, पथराव मत कर, पथराव मत करो, पथराव मत करो, तुम्हारा काम खराब होगा। पथराव कानून हाथ में मत लो। प्रदर्शन और हिंसा एक नहीं, नोएडा के कई सेक्टरों में हो रहे थे। सेक्टर 15, सेक्टर 59, सेक्टर 60, सेक्टर 62 और नोएडा फेज 2 में होजरी कॉम्प्लेक्स के आसपास मजदूरों ने हल्ला बोला। ये वो इलाके हैं जहां कई फैक्ट्रियां हैं। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। यहाँ सुबह सुबह कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया क्योंकि मजदूरों ने इस रास्ते पर भी चक्का जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारी मजदूर एक्सप्रेसवे पर ही बैठ गए। सड़क जाम सिर्फ एक्सप्रेसवे पर ही नहीं था बल्कि नोएडा के अंदर भी था। नोएडा के सड़क, सेक्टर, मोहल्लों के अंदर भीषण जाम लग गया। हालात ये हो गए थे कि 10 मिनट का सफर तय करने में 2 घंटे लग रहे थे। गाजियाबाद से नोएडा आने वालों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली से नोएडा आने में भी लोगों को काफी दिक्कतें हुई। स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे नोएडा को बंधक बना लिया गया हो। मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन और चक्का जाम के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की 60 लाख की आबादी बुरी तरह से सड़कों पर ही फंस गई। दरअसल मजदूरों ने अपने हक की आवाज उठाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। मजदूरों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 18,000 से 20,000 रुपए की जाए, जो अभी 12,000 रुपए के करीब है। जो सैलरी मिलती है वो एक निश्चित समय पर मिले। मौजूदा समय में 8 घंटे काम का नियम है, लेकिन कंपनियां ओवर टाइम करवाती हैं और उसका पैसा भी नहीं देती। कर्मचारियों की मांग है कि ओवर टाइम का दोगुना पैसा मिले। निश्चित साप्ताहिक छुट्टी की भी मांग की जा रही है। सर हमारी मांग है कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए और ओवर टाइम हमें नहीं चाहिए। हमारी सैलरी कम से कम 18 से 22,000 की होनी चाहिए। सैलरी जितनी सरकार बोली है उतना करना है। ये पीएफ नहीं इतने से कटेगा जितनी हमारी सैलरी है, उतने से पीएफ हमको चाहिए। अभी तक ना सैलरी बढ़ी है, ना कुछ लागू हुआ है, ना कुछ नियम किया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मजदूरों के इस प्रदर्शन का कोई चेहरा नहीं था और न ही कोई नेता था। नोएडा में 4 से 5 घंटे तक हालात बेकाबू रहे। दोपहर बाद स्थिति काबू में आई। नोएडा के हालात पर लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर से मॉनिटरिंग की जा रही थी। खुद डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश नजर रखे हुए थे। इस वक्त आप ये पुलिस की गाड़ी और एक प्राइवेट गाड़ी देख सकते हैं जो कि इसी हिंसा के चलते आग के हवाले कर दी गई थी। इन 2 गाड़ियों के अलावा कुल 5 ऐसी गाड़ी है जिनमें से 3 पुलिस वालों की है। जो पुलिस की गाड़ी है उन्हें आग के हवाले कर दिया था। नोएडा में मजदूरों में जारी असंतोष को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में मजदूर संगठन और उद्यमी संघ के प्रतिनिधियों के अलावा सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे ताकि मजदूरों की मांग पर प्रभावी निर्णय लिया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में हिंसा फैलाने के पीछे राजनीतिक ताकतों का हाथ होने की आशंका जताई है।
और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसके बाद पुलिस हिंसा में शामिल अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है। बाकी की भी पहचान की जा रही है। नोएडा से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत की, जिसे यूपी के सीएम योगी की एंट्री ने और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी अल्पसंख्यक कार्ड खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में लगे हैं। अब सवाल यह है कि इस टकराव में किसका दांव पड़ेगा भारी, और क्या बंगाल में फिर चलेगा योगी फैक्टर। और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि योगी के कटमुल्ले वाले बयान पर मुस्लिम मोहल्ला आखिर क्या बोल रहा है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल की सियासत अब सिर्फ मां माटी मानुष तक सीमित नहीं। बंगाल के रण में योगी की एंट्री के बाद सियासी जंग सीधे हिंदू बनाम मुसलमान हो चुकी है। बंगाल में बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। निशाना ममता के भरोसेमंद चेहरों में से एक फरहाद हकीम पर था, जो चौथी बार पोर्ट विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। एक पुराना बयान खूब वायरल है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी बोलेंगे। टीएमसी खुलकर मुस्लिम दांव खेल रही है। बीजेपी भी हिंदू वोटों को साधने में जुटी है, और भरोसा ये कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बंगाल में चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। योगी के निशाने पर ममता है, टारगेट हिंदू वोटर। लेकिन बंगाल चुनाव में योगी के कठमुल्ला वाले बयान को लेकर बंगाल के मुस्लिम मोहल्लों में क्या हलचल है, अब जरा ये देखिए। वो अपना सत्ता को कायम करने के लिए कुछ भी तरीका इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उसको पता है कि बंगाल में उनका कोई दाल गलने वाला नहीं है। टीएमसी जो है बेस्ट है। यहाँ दीदी था, दीदी रहेगा, जब तक रहेगा दीदी रहे। जो बोलते हैं वो काम करती है दीदी। बीजेपी का यहाँ बंगाल में कोई नाम नहीं रहेगा। मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने देगा। वो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाने पड़ेगा। जी मीडिया की टीम कोलकाता के कई मुस्लिम मोहल्लों में पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि योगी के कठमुल्ला वाले बयान को लेकर बंगाल के मुसलमानों की क्या राय है। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो एक सीएम के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सिर्फ बंगाल के राजनीति को यहाँ पर ही धर्म के चश्मे से देखने के लिए योगी आदित्यनाथ बंगाल में आकर के इस तरीके का अपशब्द बोल रहे हैं। जितने बार योगी आदित्यनाथ बंगाल में आएंगे, उतना ही ग्राफ जो है बीजेपी पार्टी का यहाँ से घटेगा। बंगाल के मुसलमान योगी के बयान से भड़के हैं। बंगाल में योगी के चुनाव प्रचार का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है। दरअसल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम ने कई सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां की। उन सीटों पर नतीजे क्या रहे, उनकी तस्वीर देखिए। पुरुलिया में योगी की रैली का असर दिखा। इस सीट पर बीजेपी जीती और टीएमसी दूसरे नंबर पर रही। योगी का यही मैजिक बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, हुगली में भी नतीजा वही रहा, यानी बीजेपी जीती और टीएमसी दूसरे नंबर पर। योगी ने साल 2021 के चुनाव के दौरान दक्षिण 24 परगना और मेदिनीपुर में रैली की। हालांकि 2 सीटों पर जीती तो टीएमसी, लेकिन बीजेपी ने दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर दी। यानी योगी ने 6 विधानसभा सीटों का प्रचार किया, 4 पर जीत हुई। मतलब योगी का स्ट्राइक रेट बंगाल में 66.7%। अब एक बार फिर योगी बंगाल के मैदान में है और मुस्लिम तुष्टिकरण पर निशाना साधते हुए हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि इस बार बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है और योगी फैक्टर बंगाल में क्या असर दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस कट्टरपंथी सोच की जो अब निजी खुशियों में भी जहर घोलने लगी है। उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसने सामाजिक सौहार्द पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल संभल के हिंदू परिवार में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी। घर की महिलाएं डीजे की धुन पर नाच रही थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाले मुस्लिमों को ये रास नहीं आया।
बस मियां भाई ने हाथापाई के साथ साथ पत्थरबाजी शुरू कर दी। हंगामा, बवाल, गाली गलौज और पत्थरबाजी की ये तस्वीर संभल से सामने आई। जहां बीती रात एक शादी समारोह में मुस्लिम समुदाय ने जमकर उपद्रव मचाया। डीजे और नाच गाना बंद करवाने के लिए शादी समारोह में शामिल मेहमानों पर पत्थर बरसाए। यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, मेहमान हैं। वहाँ तमाम महिलाएं डांस कर रही थी, यहीं डीजे बज रहा था। अचानक यहाँ से दाहिने तरफ अगर ये पैन करें, हम दिखाएं तो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हो गई और अचानक जो है यहाँ पत्थरबाजी महिलाओं पर होने लगी और कहा जा रहा है कि फब्तियाँ कसी जा रही थीं, लूज कमेंट हो रहे थे लड़कियों को लेकर, वीडियो बनाए जा रहे थे। उसमें कुछ बुजुर्ग हैं ताहिर करके, वो भी उसमें शामिल पाए गए और वो पत्थर चलाते हुए, यहाँ कई पत्थर बिखरे हुए थे। दरअसल संभल के असमोली थाना इलाके में मौजूद मदाला फतेहपुर गांव, जहां वाल्मीकि समाज के एक परिवार में शादी का आयोजन था, लेकिन इलाके के दबंग मुस्लिमों ने शादी समारोह को मातम में तब्दील कर दिया, वो भी एक मामूली विवाद के चलते। तो कितने वाल्मीकि समाज के लोग कितने होंगे यहाँ पे? 10 10 घर हैं। और मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं? पूरा गांव है। कितनी पॉपुलर आबादी कितनी है उनकी? 8,000 पोलिंग है यहाँ पे। 8,000 मुसलमानों की 8,000 वोटों को पोलिंग है टोटल यहाँ। मोमडन समाज है, हिंदू समाज सभी। कुछ आपके कितने लोग हैं? करीबन 10 घर हैं, 10-12 घर। तो कितने 100-200 होंगे? 100 वोट हैं हमारे यहाँ। सुना आपने, संभल का मदाला फतेहपुर गांव मुस्लिम बहुल इलाका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ हिंदुओं को अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं है? क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आयोजन को पूरा नहीं कर सकते? दरअसल मदाला फतेहपुर के वाल्मीकि समाज का तो दावा यही है कि इलाके के भाईजान इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। यहाँ तो होता ही है, अगर वाल्मीकि समाज में शादी होती है तो मोमडन समाज के लड़के आके यहाँ तो वीडियो बनाना या पत्थर मारना या बदतमीजी करना, बहन बेटी की तरफ को सीटी मारना, ये तो पहली बार नहीं होता ही रहता। लेकिन आज करके हमने 2-4 बार बर्दाश्त कर चुके। अब की बार में हमें मजबूरी में आगे के लिए कंट्रोल करें। अब की बार हमें मजबूरी में अनुरोध है कि आगे के लिए कंट्रोल करें। अच्छा, मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ा। जिस जगह पत्थरबाजी की इस घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ जी न्यूज़ की टीम भी पहुंची और पीड़ित हिंदुओं के साथ साथ दबंग मुस्लिम समुदाय से भी बात की। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पत्थरबाजी के सबूत कैमरे में कैद हैं। एक एक आरोपी साफ नजर आ रहा है। बावजूद इसके मियां भाई ने पत्थरबाजी की घटना से इनकार कर दिया। अभी पता चला रहे थे? नहीं सर, मैं तो था ही नहीं, मैं शादी में था। शादी में थे हम सब। भाई क्यों पत्थर चलाया? आपका वीडियो आया है, बता रहे हैं ये। नहीं सर, मैं तो सो गया था और मैं बीच बचाव में पहुंचा हूँ। अभी वीडियो दिखाएंगे। वैसे मैं पहुंचा हूँ बीच बचाव में। तो बीच बचाव में हैं आप? इधर आइए, आप क्या कह रही हैं? भैया इन्होंने तो खुद ईंट मारी थी, वीडियो में देख लो तो। भले ही कैमरे को देख बड़े मियां मिमिया रहे हों, लेकिन बीती रात पत्थर फेंकने में, गाली गलौज करने में ये सबसे आगे थे। यकीन ना हो तो इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें बूढ़े भाईजान पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि संभल पुलिस ने इस मामले में फौरन एक्शन लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ताहिर, अरकान, फुरकान समेत 4 पर FIR दर्ज कर ली गई, जिसके बाद आरोपी मुस्लिम परिवार के कुछ लोग अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। आप बेगम हैं? हाँ, नहीं। आप बताओ, ये आपके शौहर ने जो किया है ये ठीक किया है कि पत्थर चला? नहीं, गलत है सर। हमारा बच्चा चला गया, हमने गलती मान ली। हम गलती मान रहे हैं अपनी, समझा के रखिए इन लोगों को। बिल्कुल, हम अपने बच्चे की गलती, देखो तुमसे भी कई मैंने बेटे तुमसे भी कही, मन की बेटे गलती है, बच्चा पहुंच गया मेरा। दरअसल संभल के भाईजान को पता है कि सीएम योगी एक्शन लें, उससे पहले ही गलती मान लेना सही है, क्योंकि योगी राज में अगर कानून से खिलवाड़ होता है तो भी योगी फोर्स का डंडा तो चलता ही है, पीला पंजा भी शिकंजा जकड़ता है। संभल से सुनील सिंह और अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक्स मुस्लिमों ने कट्टरपंथियों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है जिसे वो कभी भूलेंगे नहीं।
देवभूमि उत्तराखंड में खरकी पैड़ी पर पदयात्रा कर करीब 15 से ज्यादा एक्स मुस्लिम पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाकर सनातन धर्म में वापसी कर ली। लेकिन अब इसको लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। हिंदू संगठन ही आमने सामने आ गए हैं। एक्स मुस्लिम यात्रा में सैकड़ों एक्स मुस्लिम हैं, यानी कि जो लोग पहले मुसलमान थे उन्होंने अपना इस्लाम मजहब छोड़ करके अब वो तो सनातन में आ गए हैं। इस्लाम जो छोड़ दे उसकी सजा मौत है। तो ये हम एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, इस्लाम छोड़ चुके हैं, मैं तो सनातन में आ चुका हूँ। कोई आता है हमारे घर वापसी करता है तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे हम, और वो आए गंगा पूजन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कट्टरपंथियों ने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला किया तो हरिद्वार में सैकड़ों एक्स मुस्लिम पहुंच गए। हर की पैड़ी पर हाथों में गंगा जल लेकर आचमन कर हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली। भाईजान ने गंगा की सौगंध लेकर सनातन को अपना लिया। एक तो नहीं बल्कि 15 से ज्यादा एक्स मुस्लिम सनातन में शामिल होने के लिए 81 किलोमीटर पदयात्रा कर हरिद्वार पहुंचे और हिंदू धर्म में वापसी की। पदयात्रा के दौरान हाथ में एक्स मुस्लिम का बैनर भी है। बाकायदा पुलिस की सुरक्षा में पदयात्रा निकाली गई। भाईजान ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म को अपनाया। विश्व की दुनिया की सबसे पहली पदयात्रा है और इसका उद्देश्य साफ है कि मानवतावादी पदयात्रा है और जो लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं उन्हें भी तो जीने का एक हक है, एक अधिकार है। लेकिन इस्लाम छोड़ने वाले को मार दिया जाता है या वो डर के मारे बताते ही नहीं, सारी ज़िंदगी भर बस वो एक मुनाफिक वाली ज़िंदगी जीते रहते हैं। तो ये यात्रा में हमने केवल इतनी ही मांग की कि हमें भी तो जीने का हक है। 11 अप्रैल को यूपी के बिजनौर से एक्स मुस्लिमों की ये पदयात्रा शुरू हुई थी जो 12 अप्रैल को हर की पैड़ी पर पहुंची, जहां भाईजान ने सनातन धर्म में वापसी की। घर वापसी के पीछे जान की सुरक्षा की गारंटी भी है, क्योंकि जिस तरह से नफरतियों ने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक को जान से मारने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में विकास की सड़कों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कौशाम्बी में बनी हुई एक नई सड़क महज एक हफ्ते के अंदर उखड़ गई। अब यह सड़क कम, सिस्टम की पोल ज्यादा खोल रही है। आखिर जनता के टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? क्या निर्माण में लापरवाही हुई या फिर भ्रष्टाचार की मिलीभगत है? सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का ये फर्क क्या है? अब जवाब जनता मांग रही है। कौन है जिम्मेदार, ठेकेदार, अफसर या फिर पूरा ही सिस्टम? रिपोर्ट देखिए। यूपी में सड़क घोटाला, जिम्मेदार कौन? क्या विकास अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या जनता के टैक्स के पैसों से बनने वाली सड़कें अब टिकाऊ नहीं रहीं? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक नई सड़क महज एक हफ्ते में उखड़ जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से सामने आई एक तस्वीर इन सवालों को और गंभीर बना देती है। चायल तहसील के घोसिया ग्राम पंचायत में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़क जो लोगों की सुविधा के लिए थी, वो कुछ ही दिनों में टूटने लगी। ये सड़क अब विकास का प्रतीक नहीं बल्कि लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार का उदाहरण बन गई है। सरकार जहां एक ओर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव-गांव सड़क पहुंचाने के दावे करती है, वहीं जमीनी हकीकत उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। एक हफ्ते में उखड़ गई सड़क। सड़क निर्माण कोई सामान्य काम नहीं होता। इसमें तय मानकों के अनुसार सामग्री, मोटाई और तकनीकी प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है ताकि सड़क वर्षों तक टिक सके। लेकिन कौशाम्बी में जो हुआ वो इन सभी मानकों पर सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और गुणवत्ता से समझौता किया गया। अगर ऐसा है तो सवाल सिर्फ ठेकेदार पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठता है। क्या निर्माण के दौरान कोई निगरानी नहीं हुई? क्या इंजीनियरों और अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या फिर सब कुछ सिर्फ कागजों में ही पूरा कर लिया गया? वो गाड़ी को लिए ज्यादा 6 महीने नहीं चले गए। 6 में 2 महीने के अंदर खराब हो गए। देखो ऊपर चिप लीप के चले गए हैं।
कुछ है नहीं इसमें। अरे क्या तो कोई सुन रहे हैं कि अपना कोई आ रहे वो तो कोई क्या करे, काम करने वाले चले गए काम करके, कोई आ रहा है क्या गिट्टी ऊपर करके लिप के चले गए। ये कोई सुनते नहीं यहाँ पर, लिप को चले गए, कोई मतलब नहीं है, एक महीने चली गया। विरोध का आदमी कहता है कोई सुनते नहीं, कहीं के लिए चले गए अपन पर उनके। टैक्स के पैसों का दुरुपयोग, ये मामला सिर्फ एक सड़क का नहीं है, ये जनता के भरोसे का मामला है। सड़कें सिर्फ सुविधा नहीं देती, बल्कि सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ होती हैं। लेकिन जब उन्हीं पैसों से बनी सड़क कुछ ही दिनों में टूट जाए तो ये सीधे सीधे जनता के साथ विश्वासघात है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन अब तक न कोई जांच शुरू हुई और न ही मरम्मत। इससे प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिस्टम तब तक नहीं जागता जब तक मामला सुर्खियों में न आ जाए? सरकार के लिए टेस्ट केस। अब सवाल जवाबदेही का है। क्या इस सड़क के निर्माण में कोई वारंटी या गारंटी तय थी? अगर थी तो ठेकेदार से तुरंत मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही? अगर नहीं थी तो ये नीति ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि बिना जवाबदेही के कोई भी ठेकेदार मनमानी कर सकता है। ये मामला सरकार के लिए एक टेस्ट केस बन चुका है। क्या इस पर निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? विकास मॉडल पर सवाल। आखिरकार ये सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की सच्चाई है जो विकास के दावे करता है। जब एक सड़क एक हफ्ते में उखड़ जाए तो ये सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही या मिली भगत का संकेत है। अब सवाल साफ है, क्या सरकार इस पर सख्त कदम उठाएगी? क्या जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विकास मॉडल सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा और जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।